इसमें बरेलवी, तबलीगी, वहाबी, ये अहले हदीस, जमात इस्लामी, ये सारे चीज़ इसमें नहीं आते हैं क्या? ये देखिए, सारे सुन्नी में ही काउंट होते हैं? हाँ, चाहे वो बरेलवी हो या तबलीगी हो या देवबंद से मदरसे से क्यों ना ताल्लुक़ रखे, किसी भी मदरसे से, या अपने आप को जो है जमात इस्लामी का हो, ये तमाम मेरी ओपिनियन में ये तमाम सुन्नी हैं। ये तमाम मेरी ओपिनियन में ये तमाम सुन्नी हैं। हिंदुस्तान में डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा जायदाद वक्फ प्रॉपर्टी मानी जाती है। बाज़ लोगों का कहना है कि वक्फ प्रॉपर्टी डिफेंस और रेलवे से भी ज़्यादा है। वक्फ के ताल्लुक से मालूमात हासिल करने के लिए हम एक बार और पहुंचे हैं मशहूर एडवोकेट महमूद पटेल साहब के यहाँ। महमूद पटेल साहब वक्फ के बहुत सारे केसेस लड़ते हैं और काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं। आइए जानते हैं, आज कुछ अहम सवाल लेकर हम पहुँचे हैं एडवोकेट महमूद पटेल साहब के यहाँ। सब ये पहला सवाल जो है वो औकाफ़ी इदारों में स्कीम बनाई जाती है। ये स्कीम बनाई गई है, क्या स्कीम है और कैसे ऑपरेट होती है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जहाँ तक स्कीम का सवाल आपने किया है, स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है सेक्शन 69 ऑफ द वक्फ एक्ट के तहत बोर्ड में एक ड्राफ्ट स्कीम बनाए है। वो स्कीम जो है एक्ट पाबंदी नहीं लगा रहा है कि आप ज़रूरी यानी कंपल्सरीली एक इदारा स्कीम के तहत ही चलाया जाए। स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की नवीयत नहीं पैदा होती, इसलिए कि वक्फ एक्ट इटसेल्फ इज़ ए स्कीम। क़ानून के अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। मसलन अपॉइंटमेंट ऑफ मुतवल्ली ले लीजिए, रिमूवल ऑफ मुतवल्ली ले लीजिए, सेक्शन 63 को फॉलो किया जाता है अपॉइंटमेंट में। रिमूवल में सेक्शन 64 के तहत किया जाता है। सबमिशन ऑफ अकाउंट है, सेक्शन 46 ऑफ द वक्फ एक्ट 95 के तहत किया जाता है। ऑडिट ऑफ अकाउंट है, सेक्शन 47 के तहत किया जाता है। मुतवल्ली के ड्यूटीज़ हैं सेक्शन 50 के तहत। अब तमाम इख्तियारात जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रूरी प्रोविजंस हैं वो वक्फ एक्ट 95 के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। तो वक्फ एक्ट इटसेल्फ ऑपरेट एज ए स्कीम फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ। सो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में फिर मज़ीद इनकम बनाना इट अमाउंट्स टू वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दीज प्रोविजंस ऑफ द वक्फ एक्ट। फिर क्यों बनाई गई है ये स्कीम? वक्फ बोर्ड का जो है, जहाँ तक मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, ये टोटली नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड बाय द स्टेट वक्फ बोर्ड, कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड, बिकॉज दे आर नॉट प्रॉपर thoroughly examining the statutory provisions of the central legislation. If they examine, जैसा मैं बताया, एक मुतवल्ली को अपॉइंट करने के लिए आप जनरल बॉडी को बनाते हैं, जनरल बॉडी के तहत इलेक्शन करके उनको एनरोलमेंट करके फिर इलेक्शन करके कमेटी की तश्कील देना, ये टोटली जो है प्रोविजंस के खिलाफ जा रहा है। सेक्शन 63 के इख्तियारात को जब अपॉइंटमेंट के आपको दिए ही स्टैचूटरी पावर, आप अपने स्टैचूटरी पावर पब्लिक को कैसे डेलीगेट कर सकते हैं? ये टोटली गैर कानूनी काम है। स्कीम के तहत कोई इलेक्शन नहीं हो सकता, स्कीम के तहत कोई इलेक्शन करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो प्रोविजन 63 को वायलेट कर रहा है सेक्शन 69 एक। अब आप देखिए, जहाँ पर कोई इदारा किसी कस्टम के ज़रिए या किसी ट्रेडिशन के ज़रिए चलाना है, तो वैसी सूरत में आप कैसे स्कीम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो स्कीम जो बनाते ही, स्कीम पहली बात तो एक्ट खुद एक स्कीम की शक्ल ले रहा है, तो आप मज़ीद स्कीम बनाने की ज़रूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड को चाहिए कि प्रोविजंस ऑफ द वक्फ एक्ट को अगर केयरफुली एग्जामिन करेंगे तो वही एक स्कीम की नवियत रखता है। तो ऐसी सूरत में कोई स्कीम किसी इदारे के लिए बनाना गैर मुनासिब है। ये दूसरा, स्कीम के ताल्लुक से आजकल एक देखा जा रहा है कि लोगों के अंदर एक अफरा तफरी का आलम पैदा हो गया स्कीम के ज़रिए कि भाई मेंबर्स को बनाओ, ना एनरोलमेंट करो, उनके पास सब्सक्रिप्शन लो, फिर उनके वो एक जनरल बॉडी की लिस्ट बनाओ, फिर इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करो, फिर इदारे का पैसा उसके पीछे खर्च करो इलेक्शन के लिए, फिर कमेटी की इलेक्शन में ग्रुपिज़म होता है। लोग जो है इलेक्शन के अंदर जो है अपने ग्रुप्स बनाते हैं, वोटर्स के पीछे भागते हैं। ये सब मजाक हो गया है। औकाफी इदारे के एडमिनिस्ट्रेशन में स्कीम बनाकर इलेक्शन करना ये तमाम एक मजाक हो गया है। नहीं, वो तो जमहूरी हक है, क्योंकि लोगों को अपना मुतवल्ली चुनने का हक होता है उस मोहल्ले के इलाके में। बगैर इलेक्शन करेंगे कैसे जमहूरियत मुमकिन है? देखिए, मुतवल्ली को चुनने के लिए इलेक्शन ही ज़रूरी नहीं है। आप मुतवल्ली जो है, पहली बात ये देखिए कि मस्जिद का मुतवल्ली जो है 5 वक्त का नमाजी है।
या वो शख्स नमाजी हो, दियानतदार हो, उसका पुलिस में कोई रिकॉर्ड यानी ख़राब रिकॉर्ड ना हो, एक डिसिप्लिन शख्सियत, तालीम याफ्ता शख्सियत जो खुदा परस्त इंसान है, ऐसे इंसान को जो है चुनकर मुतवली का प्रपोजल देकर उसको मुतवली बनाना मुनासिब रहेगा। नहीं, आजकल तो हर कोई राउडी शीटर भी जो है अपने आप को एक ईमानदार शख्स कहलाता है, आजकल अपने आप को ऐसा। हाँ, इन चीज़ों का एग्जामिनेशन होना चाहिए। कौन करेगा? वक्फ बोर्ड जो है बाज़ाब्ता उनकी इंटरव्यू लेना चाहिए। अगर किसी को मुतवली बनाना है तो मुतवली उन्होंने जो है एक इदारा चलाने के क्या तजुर्बे उनके अंदर और क्या तालीमी उनका मियार है, उसको एग्जामिनेशन करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ऑलरेडी वक्फ में इतने करप्शन चल रहे हैं और करप्शन बढ़ेगा, वो पैसा देके मुतवली बन जाएगा। देखिए, वक्फ बोर्ड एक सुपरवाइजरी अथॉरिटी है। सुपरवाइजरी इख्तियारात सेक्शन 32 के ऑफ द वक्फ एक्ट 95 के तहत वक्फ बोर्ड को तमाम सुपरवाइजरी इख्तियारात दिए गए हैं। इट इज द सुपरिंटेंडेंट बॉडी। बोर्ड इज सुपरिंटेंडेंट ऑफ ऑल औक़ाफ इन द स्टेट। सो फिर बोर्ड क्या कर रहा है? बोर्ड तो ये चीज़ें मॉनिटर करता है अपनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन करके अपने वर्क को डिस्ट्रिक्ट ऑफ एडवाइजरी कमेटी के जरिए सुपरविजन के लिए रखे हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफ एडवाइजरी कमेटी तमाम इख्तियारात होने के बावजूद वक्फ बोर्ड एक मजबूर इदारा है, आप जानते हैं इसको। मजबूर, अगर वक्फ बोर्ड अपने आप को मजबूर बना लिया है तो हम कुछ नहीं कर सकते। वक्फ बोर्ड चाहिए कि वो मजबूर ना बने, वो कानून के तहत वो फंक्शन करें तो हर चीज़ बराबर चलेंगी। जब आपको सबमिशन ऑफ अकाउंट के लिए कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं सेक्शन 46 में, 47 के तहत ऑडिट के इख्तियारात दिए गए हैं, वक्फ कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करने सेक्शन 72 के लिए दिए गए हैं। अगर कोई मुतवल्ली इफ इज एक्टिंग प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द औक़ाफ सेक्शन 64 में आपको इख्तियारात दिए गए। अरे तमाम इख्तियारात हैं तो वक्फ बोर्ड मजबूर कहाँ है? मजबूर वक्फ बोर्ड के हाथ में तो ये कानून जो है एक वेपन की शक्ल में है, इस्तेमाल करने का। लेकिन हुकूमत का भी तो दबाव रहता है, एक तरफ हुकूमत एक तरफ चेयरमैन, दोनों अलग होते हैं हमेशा, दोनों के जो फैसले, हालांकि ऑटोनोमस बॉडी है, इसके बावजूद सारा जो दबाव है हुकूमत का होता है बोर्ड पे। देखिए, हुकूमत चाहे कितना भी दबाव डालो, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है वक्फ बोर्ड, एक सेंट्रल लेजिस्लेशन के तहत उसकी तश्कील दी गई है। सेक्शन 14 के तहत 13 के तहत बोर्ड एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। सेक्शन 14 के तहत जो है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड होता है और वहाँ पर ऐसे वैसे लोग नहीं होते। बाज़ाब्ता एक या दो जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, बार काउंसिल से एडवोकेट्स होते हैं, मुतवली इलेक्ट्रल कॉलेज से होते हैं, या टाउन प्लानिंग, सोशल वर्कर, सोशल प्रोफेशन, सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर जो प्रोफेशनल्स हैं बिजनेस मैनेजमेंट में, उनमें से जो है तश्कील दिया जाता है। एक डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर होता है। तो कंपोजिशन सेक्शन 14 ऑफ द वक्फ एक्ट के तहत जो होता है कोई ऐसे वैसे मामूली लोगों का नहीं होता, तालीम याफ्ता लोगों का जो ओहदों पर हैं, जो लेजिस्लेचर हैं सेंट्रल में और स्टेट में, और विकला हैं। सबसे पहली बात तो कमज़ोर अपने आप को कहने का मतलब तो इतने सारे लोगों को आप इस वक्त मौजूद हैं, इतने सारे लोग जिनके नाम लिए आप, तो क्या आप मुतमईन हैं वक्फ बोर्ड के काम से? देखिए, वक्फ बोर्ड के काम से मैं शुरू से मुतमईन नहीं हूँ। आप ही नहीं, हर कोई मुतमईन नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि वक्फ बोर्ड में सबसे पहली बात वक्फ बोर्ड के मेंबरों को चाहिए कि तमाम इदारों को जो है तमाम इदारों की फाइल्स को उठाकर उन्होंने जो है एक एक फाइल बैठकर पढ़ें और वो जो है अपने ऑफिसरों के ऊपर डिपेंड ना हो। वहाँ पर बहुत बड़ी मुश्किल से एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो है अपॉइंटमेंट हुआ है। क्या ये काफ़ी नहीं है? वक्फ बोर्ड के मेंबर्स को चाहिए कि बैठकर हर इदारे की फाइल बैठकर पढ़ें, समझें और उसमें एक्सपर्ट लीगल ओपिनियन लें। काम करने में आसानी होगी। उनका लीगल डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? क्यों नहीं उनको जो है सही मशवरे देता? कानून को पढ़ के कानून की रोशनी के अंदर जो है कितने मशवरे आए हैं तमाम औक़ाफ़ी इदारों के मामलात के अंदर, जो अब तक के लीगल ओपिनियन आए हैं, आप उसको एग्जामिनेशन के लिए एक इंक्वायरी कमीशन बिठाकर अगर एग्जामिनेशन करेंगे तो कितने ओपिनियन सही आए हैं उसको भी देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अच्छा, हम अपने पुराने सवाल पर आते हैं। मुतवली और जो कमेटी बनती है मुतवली के साथ में, उसमें कोई फ़र्क है या दोनों एक साथ बनाए जाते हैं? किस तरह से होता है? क्या सिर्फ मुतवली ही बनाना एक कॉन्सेप्ट है? देखिए, मुतवली इज़ ए सिंगल पर्सन, ही इज़ एन इंडिविजुअल, कमिटी इज़ ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स, but performance of the duties and functions of mutwalli and committee are similar, is one and the same. Ultimately they administer the institution, they manages the affairs of the institution. तो अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, अगर एक आदमी मुतवल्ली है तो बगैर किसी परेशानी के वो चला सकता है, मतलब किसी किस्म की दोहरी राय के एक राय बनाकर काम कर सकता है। बहुत से बहुत वक्फ बोर्ड से मशवरा करके, डिस्ट्रिक्ट ऑफ एडवाइजरी से मशवरा करके जो है काम अंजाम दे सकता है आसानी के साथ।
कमेटी में क्या है, सेक्शन 3I को देखिए, वक्फ एक्ट 95 में जो मुतवल्ली का डेफिनीशन है उसमें यह कहा गया है कि एक कमेटी जब तश्कील दी जाती है, 9 लोग, 10 लोग, 11 लोग या 7 लोगों की कमेटी बनती है। कमेटी के जो ऑफिस बेरर्स होते हैं, जैसा प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, ट्रेजरर है, जॉइंट सेक्रेटरी है, यही लोग मुतवल्ली कह सकते हैं। नहीं, ये सेक्शन 3I के अंदर ये बताया गया है कि ऑफिस बेरर ही मुतवल्ली के डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। तो फिर मेंबर्स की क्या हैसियत है? औकाफी इदारों के कमेटी के मेंबर्स की औकात क्या है, उनकी हकीकत क्या है? सिर्फ ऑफिस बेरर्स वो लोग बनते हैं, तो फिर इन्हों क्या बने, किस लिए ही इन्हों फिर? तो ये डेफिनेशन सेक्शन 3I का, जहां तक ऑफिस बेरर को मुतवल्ली कहना, ये सरासर गलत है। और मुतवल्ली कमेटी की तश्कील देना ही मेरे ओपिनियन में बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए कि क्या हो रहा है, देखिए कमेटियां बनते ही, लेकिन उसके अंदर फ्रैक्शंस, ग्रुपिज्म हो जाता है। जिस मकसद के लिए काम करना है वो मकसद में वो कामयाबी बहुत कम मिलती है, क्योंकि डाइवर्जेंट ऑफ ओपिनियन होता है। हर मेंबर का, हर एक अदर ऑफिस बेरर्स के दिमाग में कुछ और चलता है, कुछ और के दिमाग में कुछ और चलता है। जिस मकसद के लिए वो आते हैं वो तकमील करने में जो है नाकाम हो जाते हैं। मैक्सिमम जगहों पर ये देखा गया है। अगर सिर्फ जी, क्या बेहतर है? बेहतर यह है कि हर इदारे में एक मुतवल्ली हो, नहीं, एक मुतवल्ली हो इंस्टेड ऑफ कमिटी। अगर एक आदमी जो क्वालिफाइड, जो खुदा परस्त, जो दीनदार, दियानतदार, जो जिसका रिकॉर्ड अच्छा हर कमेटी में एक ही मुतवल्ली होता है, जो सदर होता है वही मुतवल्ली होता है? नहीं, कमेटी के अंदर तो है सदर को, सेक्रेटरी को और ट्रेजरर को, ये लोगों को, जो नायब सदर को मुतवल्ली के डेफिनेशन में लिया गया है। अब वक्फ बोर्ड के जितने इलेक्शंस होते हैं, मुतवल्ली इलेक्टरल कॉलेज में अब देखिए कि किसी मस्जिद के सदर हैं या मस्जिद के सेक्रेटरी हैं, तो वो नॉमिनेशन फाइल करके, क्योंकि वो ऑफिस बेरर्स आर मुतवल्लीज है, लिहाजा हम ठहर सकते हैं। वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अगर प्रेसिडेंट एक मस्जिद का ये कहे कि मैं इलेक्शन बोर्ड के मेंबरशिप के इलेक्शन में मैं नॉमिनेशन डालूंगा, तो सेक्रेटरी बोलेगा मैं भी तो ऑफिस बेरर हूँ, मैं भी तो मुतवल्ली के डेफिनेशन में आता हूँ, क्यों नहीं मैं अपने, तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने के चांसेस हो जाते हैं। बेहतर यह है, 1 मेंबर मुतवल्ली इज ऑलवेज बेटर देन द मैनेजिंग कमिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैनेजिंग कमिटी, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, ग्रुपिज्म और एनी सॉर्ट ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज बेटर। वक्फ रूल्स के तहत जो है केयर टेकर का एक कॉन्सेप्ट है, केयर टेकर बना जाता है, कैसे बना जाता है और किन लोगों को ये केयर टेकर बनाया जाता है? देखिए, ये रूल 54 ऑफ दी कर्नाटका वक्फ रूल्स 2017 जो इंट्रोड्यूस किए हैं, ये पहली बात ये इरेशनल है, वो रूल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। केयर टेकर अपॉइंट करने का प्रोविजन वक्फ एक्ट में नहीं है, तो आप रूल के जरिए कैसा एक डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर को केयर टेकर बना सकते हैं? देखिए, सिर्फ मुतवल्ली बनना है, एडमिनिस्ट्रेशन में मुतवल्ली आना है, मुतवल्ली जाना है, उससे हट करने। एक मुतवल्ली की अगर मियाद ख़त्म होगी, फ़र्ज़ कीजिए किसी मुतवल्ली को आप मियाद देते हैं 3 साल की, 2 साल की, 4 साल की, जो भी मियाद देते हैं काम, वो मुतवल्ली जाने से पहले किसी और मुतवल्ली की तश्कील कर दो आप। अगर जहाँ पर ये पब्लिक वक्फ इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर वक्फ ऑफिसर को आप केयर टेकर की हैसियत से डालना टोटली इलीगल है। वो इट इज़ कॉन्ट्ररी टू नॉट ओनली सेक्शन 3I, कॉन्ट्ररी टू सेक्शन 32(2)G। देखिए, सेक्शन 32(2)G ऑफ वक्फ एक्ट 1995 ये कहता है, अपॉइंट द मुतवल्ली एंड रिमूव द मुतवल्ली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द वक्फ एक्ट। अच्छा, आप सेक्शन 63 के तहत अगर अपॉइंटमेंट करना है, वहाँ भी क्या है, whenever there is a vacancy in the office of a mutawalli, आप लैंग्वेज ऑफ द लेजिस्लेशन पे गौर कीजिए, whenever there is a vacancy in the office of a mutawalli and there is no one to be appointed under a deed of waqf, under such circumstances, or if there is a dispute in the office of mutawalli, 2 persons are claiming mutawalliship post, only under those circumstances the board has the power to appoint a mutawalli, that too for a tentative purpose period। समझे नहीं, इट इज़ नथिंग बट ए टाइम गैप अरेंजमेंट। सो बोर्ड को भी कंप्लीट इख्तियारात मुतवल्ली अपॉइंट करने के नहीं हैं। अब देखिए, कई मुतवल्लीज बाई कस्टम होते हैं, बाई ट्रेडिशन होते हैं, हेरिडिटरी होते हैं, उनके खुद के गेजेट नोटिफिकेशन में ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी आ चुकी हैं। अब गेजेट नोटिफिकेशन को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, आप ही का गेजेट है वो, जो सेक्शन 52 के तहत आप पब्लिकेशन को स्टेट गवर्नमेंट को भेजे हैं, जो सेक्शन 4 के तहत सर्वे होकर आया है, कौन से इदारे भाई कस्टम चलना, ट्रेडिशन के तहत चलना, हेरिडिटरी मैनेजमेंट रहना, वक्फ अलौलाद के ताल्लुक से भी उसके अंदर जो है कितने प्राइवेट वक्फ हैं,
कितने पब्लिक, तमाम चीज़ें गेजेट के अंदर उनके आ चुके हैं, उसके तहत भी उन लोगों को चलना चाहिए। वक्फ बोर्ड गेजेट नोटिफिकेशन में बताए गए कस्टम को बाईपास करके स्कीम इंट्रोड्यूस करना गैर कानूनी और गलत है। अच्छा ये बताइए और कि एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको स्कीम के ताल्लुक से। अब देखिए मस्जिद है, मस्जिद के ऑब्जेक्ट्स कुछ, मस्जिद के अंदर कुछ अलग अफेयर्स होते हैं। मस्जिद में 5 वक्त नमाज अदा की जाती है, मस्जिद में आप नमाजों का एहतमाम होता है, शब बारात, शब खदर, या कभी कभी जो है ईद उल फित्र के दौर या ईद उल ज़ुहा के लिए भी जो है मसाजिद के अंदर नमाजों का एहतमाम होता है। मस्जिद के क्या एक्टिविटीज़ है, मस्जिद में क्या होता क्या है, मस्जिद के अंदर कुरानी दर्स दिया जा सकता है, बहुत से बहुत 5 वक्त नमाज होती है, उसके बाद जो है दीगर जैसा मैंने बताया कि तरावी की नमाज का एहतमाम होता है, ये होता है। जो एक्टिविटी मस्जिद में होती वो क़ब्रस्तान में नहीं होती। क़ब्रस्तान में तदफीन की जाती है, क़ब्रस्तान के अंदर जाकर आप 5 वक्त नमाज तो नहीं पढ़ रहे, क़ब्रस्तान के अंदर आप मदरसा बनाकर जो है वहाँ दर्स तो नहीं दे रहे कुरान शरीफ का। वहाँ मुख्तसर वक्त के लिए हम जमा होते हैं, तदफीन होती है, ईसाले सवाब के लिए उनकी दुआ की जाती है, वहाँ से रुखसत जो है तो मकसद तो ऑब्जेक्ट अलग हैं, मस्जिद का ऑब्जेक्ट अलग है, क़ब्रस्तान का ऑब्जेक्ट अलग है। अब दरगाह में जाइए, दरगाह में जो एक्टिविटी होती है वहाँ पर कुछ रसूमात हैं। क्या रसूमात हैं? वहाँ पर संदल होता है, उर्स होता है, ज़ियारत होती है, वहाँ पर दूसरे दीगर जैसा जश्न मिलादुन्नबी या 11वीं शरीफ या दीगर और चीज़ों का अकायद के तरीक़े से जो लोग चलते आ रहे लेके करते वो होता है। जो एक्टिविटी दरगाह शरीफ में होती वो मस्जिद में नहीं होती, जो एक्टिविटी दरगाह शरीफ में वो क़ब्रस्तान में नहीं होती। अब आप आशुर खाने में जाइए, वहाँ पर अलम का एहतमाम होता है, हर मुहर्रम में जो है हर साल जो है वहाँ पर अलम बिठाते हैं। जो लोग अकीदत रखते हैं अलम में, वो लोग अलम बिठा। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना यह चाहता हूँ कि आप स्कीम को जनरल नहीं कर सकते आप, क्योंकि स्कीम जो है आप कॉमन नहीं कर सकते हर इदारे के लिए, हर एक की एक्टिविटी अलग है। अब ये बोर्ड को चाहिए दे शुड अप्लाई देयर माइंड और मॉडल स्कीम को लोग अडॉप्ट करने के लिए वक्फ बोर्ड वाले जो है इंसिस्ट करना गैर कानूनी और इरेशनल है वो। अच्छा, हमारे एक नाज़रीन ने सवाल भेजा है कि औकाफ़ी जायदादों में, औकाफ़ी इंतज़ामिया में ऑडिट किन लोगों को करना चाहिए? ऑडिट के लिए कोई रूल्स है अलग से? देखिए, जिस इदारे की आमदनी 50,000 से नीचे है वो इदारा अगर अकाउंट सबमिट करता है सेक्शन 46 ऑफ द वक्फ एक्ट 95 के तहत, तो वैसी सूरत में दैट इज़ सफिशिएंट, वो वहाँ पर ऑडिट का स्कोप नहीं है। ऑडिट का स्कोप सेक्शन 47 में आप देख लीजिए, जिस इदारे की आमदनी 50,000 के ऊपर है वहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट के पैनल ऑफ ऑडिटर्स होते हैं वो ऑडिटर्स को बोर्ड अपॉइंट करके उनके ज़रिए ऑडिट कराना है, चाहे आमदनी 50,000 के ऊपर 50 करोड़ क्यों ना हो। तो ऐसे इदारे की ऑडिट जो है वो ऑडिटर्स करेंगे जो स्टेट गवर्नमेंट के पैनल में हो, वो ऑडिटर्स को बोर्ड अपॉइंट सेक्शन 47 के तहत कर सकता है। क्या आजकल ऐसा हो रहा है? बिल्कुल ये देखा जा रहा है। वक्फ बोर्ड के अंदर पैनल ऑफ ऑडिटर्स का पता ही नहीं है कि कितने पैनल ऑफ ऑडिटर आज तक वक्फ बोर्ड में अवाम के इसमें नहीं लाया कि जहन में कि उनके पास पैनल ऑफ ऑडिटर्स कितने हैं और पैनल ऑफ ऑडिटर स्टेट गवर्नमेंट कितनी दी है। अगर नहीं दी है तो वक्फ बोर्ड वाले क्यों खामोश है, इसके बारे में हमारे को इसका इल्म नहीं है। लेकिन वक्फ बोर्ड को चाहिए कि क़ानून को सही तरीके से इस्तेमाल करें। अगर क़ानून का इस्तेमाल सही नहीं हुआ तो फिर मनमानी है तो फिर बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेशन फेल्यूर है। अच्छा, ये बताइए कि वक्फ की जो जायदादें हैं उसको रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है? हाँ, देखिए वक्फ बोर्ड बहुत अच्छा अहम सवाल आप उठाया है। वक्फ बोर्ड की जायदादों के ताल्लुक से सेक्शन 36 ऑफ द वक्फ एक्ट 95 ले लीजिए, या सेक्शन 25 ऑफ द वक्फ एक्ट 1954। 1995 लेजिस्लेशन आने से पहले पार्लियामेंट में 1954 एक्ट आया गया, उसमें सेक्शन 25 जो है वो सेक्शन 25 डील्स विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ औकाफ। सेक्शन 25 ऑफ द वक्फ एक्ट 1954 एंड सेक्शन 36 ऑफ द वक्फ एक्ट 1995 बोथ आर इन सेम पैरामीटर्स, यानी बिल्कुल थोड़ा बहुत चेंजेस हैं इसके अंदर, लेकिन मैक्सिमम बोथ आर इन सेम पैरामीटर। सवाल, रजिस्ट्रेशन अगर नहीं है औकाफी जायदाद तो वक्फ के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और वक्फ बोर्ड के लिए भी नुकसान है, औकाफी इदारों के लिए भी। कल के दिन उनके लीगल राइट्स को अगर वो इन्फोर्स करना है तो जायदाद का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है मेरी प्रैक्टिस के दौरान में औकाफ के अंदर रजिस्ट्रेशनों का जो सिलसिला चला है,
सेक्शन 25 के तहत मुकम्मल तौर पर नहीं चला है, या सेक्शन 36 के तहत भी नहीं चला। ये लोग शायद पढ़ते नहीं। ऑफिसर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन साइन करने से पहले पढ़ना चाहिए कि ये प्रोविजन को कवर करते हुए सर्टिफिकेट बनी है, या ऐसे ही सर्टिफिकेट एक प्रोफार्मा सर्टिफिकेट बनाकर इशू कर रहे हैं। ये बहुत अहम सवाल है। औकाफी जायदादों को तहफ़्फ़ुज़ करने के ताल्लुक से हर कोई बात करते हैं कि औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, लेकिन औकाफी रिकॉर्ड को बनाने में वक्फ बोर्ड का क्या रोल है, इसके अंदर टोटल फेल्यूर है वक्फ बोर्ड। शुरू से देख रहा हूँ मैं, जब से वक्फ की प्रैक्टिस में तकरीबन 25 साल से, कि वक्फ बोर्ड के अंदर एक ऐसी नाकामी है रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से। ये पता नहीं है क्या वहाँ का स्टाफ पढ़ता नहीं, क्या ऑफिसर्स पढ़ते नहीं, या बोर्ड मेंबर्स पढ़ते नहीं, क्या ये लोगों को कानून पढ़ना कोई ज़्यादा यानी कुछ मजबूरी है पढ़ने से? नहीं, वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड को बदनाम किया जाता है। हर मामले में वक्फ बोर्ड को नीचा दिखाया जाता है। इतना मुश्किल हो गया है कि वक्फ में सरकारी अफसरान जो है तबादला करके आने के लिए तैयार नहीं, इतना बदनाम हो गया। देखिए, कुछ अच्छा काम भी कर रहा है वक्फ। देखिए, बदनाम, आपने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया। वक्फ बोर्ड को बदनाम किया जाता है। हम बदनाम करने के नज़रिए से बात, मैं तो वो नज़रिए से नहीं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर बदनामी की बात अगर लोग करते हैं मनधड़क बातें, तो नहीं करना चाहिए। वक्फ बोर्ड को कोई भी, चाहे वक्फ बोर्ड हो, वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हो, या चेयरमैन हो, या ऑफिसर हो, कोई किसी को बदनाम करने का इख्तियार नहीं है। हाँ, कानूनी लापरवाही है तो आप बाज़ाब्ता जो है अपील कीजिए। उनके कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स, उनके ऊपर वाले ऑफिसर, जैसा स्टेट गवर्नमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है या सीएम है, चीफ सेक्रेटरी, आप उनसे मदऊ होकर अपने जो है मुतालिबात रखिए कि कहाँ पर फेल्यूर है उनके एडमिनिस्ट्रेशन में। बदनाम, अगर वक्फ बोर्ड खुद जो है अपनी लापरवाही से बदनाम भी हो रहा है, तो उससे हम कुछ नहीं कह सकते। वक्फ बोर्ड को चाहिए कि वो अपना पल्लू सीधा करें और एडमिनिस्ट्रेशन कानून के तहत चलाएं, मनमानी ना हो। इस वक्त हमारे पास वक्त बिल्कुल कम है। 2 सवाल बचे हुए हैं। एक जो अहम सवाल है कि ख़ास करके अभी हाल ही में एक सुन्नी उलमा की एक मीटिंग हुई थी वक्फ बोर्ड में, उसमें भी पूछा गया था ये सवाल कि वक्फ बोर्ड में 2 सेक्ट हैं, शिया और सुन्नी। सुन्नी का डेफिनेशन क्या है, सुन्नी में कौन लोग आते हैं, क्या है उसका डेफिनेशन नहीं, क्योंकि अलग अलग मसलक यहाँ पे हैं। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ अगर हम एग्जामिन करें तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि देयर आर 2 सेक्ट्स इन इस्लाम, वन इज़ ए शिया, अनदर इज़ ए सुन्नी। अब शिया के अंदर जो है 3 सबसेक्ट हमारे को देखने में मिलते हैं। एक 3 मेन सबसेक्ट, जैसा कि अथाना अशारिया एक सबसेक्ट है, और दूसरा जो है इस्माइलियास का एक सबसेक्ट है, और एक क्या आपके जैदियाज, ये है। अब जहाँ तक सुन्नी आप ले लीजिए, सुन्नी के अंदर 4 स्कूल ऑफ थाट्स हैं। एक हनफी स्कूल ऑफ थाट है, एक हम्बली, एक मालिकी और एक शाफी, समझे नहीं। यह हमारे पास 4 सबसेट सुन्नी में हैं स्कूल ऑफ थाट्स, और 3 जो है सबसेट्स इन शिया में हैं। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर शिया और सुन्नी के दरमियान में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कुछ इख्तलाफत नहीं है, सब प्यार और मोहब्बत के साथ चल रहे हैं। क्या इसमें बरेलवी, तबलीगी, वहाबी, ये अहले हदीस, जमात इस्लामी, ये सारे चीज़ इसमें नहीं आते हैं क्या? ये सारे सुन्नी में ही काउंट होते हैं? हाँ, चाहे वो बरेलवी हो या तबलीगी हो या देवबंद से मदरसे से क्यों ना ताल्लुक़ रखे, किसी भी मदरसे से, या अपने आप को जो है जमात इस्लामी का हो, ये तमाम मेरी ओपिनियन में ये तमाम सुन्नी हैं। ये लोग अब यहाँ पर जो है मसलक की बुनियाद पर जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं। सबसे मेरी एक अपील है कि सब हम सुन्नी हैं, जो या तो हम सुन्नी होना चाहिए या तो शिया होना चाहिए। 2 ही ऑप्शन है हमारे पास। एक उसमें 4 स्कूल ऑफ थाट हैं। आप जो भी स्कूल ऑफ थाट को पसंद करते हैं, आप उस स्कूल ऑफ थाट के तहत चलिए। आप हनफी स्कूल ऑफ थाट पे जाइए, या मालिकी स्कूल ऑफ थाट पर जाइए, या शाफी स्कूल ऑफ थाट पर जाइए। चारों इमाम एक दूसरे का बहुत एहतराम किए हैं। आप इसमें कोई नहीं, सभी जन्नत का रास्ता ही ढूंढ रहे हैं कि हमें जन्नत कैसे पहुँचे। आप अगर हम मसलकों में बैठ जाएंगे तो फिर जो है हम इसका मतलब यह हुआ कि हम जो है हमारे सबसेक्ट्स को या सेक्ट्स को जो है हम रिकग्नाइज करने में एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा से मेरी गुजारिश है, एक अपील है कि वो मसलकों में ना बटें, वो तमाम एक प्लेटफॉर्म पर रहें, ताकि हमारा जो है प्रोग्रेस या प्रॉस्पेरिटी, हम आगे बढ़ना है तालीमी मैदान में,
कारोबार में, तमाम मैदानों के अंदर हमारे को, या सर्विस का मामला ले लो, प्रोफेशन का मामला ले लो, हम जब तक एकजुट होकर नहीं चलेंगे, मसलक में नहीं बटेंगे, आपको जो मसलक है आप उस पर चलिए। लेकिन यहाँ पर मेरा एग्जामिनेशन जो है मोहम्मद अल्लाह के अंदर 4 ही स्कूल ऑफ थॉट है, वहाँ पर मसलक के कैसा शरीक हो सकते हैं, मुझे उसके बारे में बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी तफसीली जानकारी दी। आखिरी सवाल एक है जी कि सज्जादे का मतलब क्या होता है, सज्जादा कौन अपॉइंट करता है, वक्फ में कानून के तहत वक्फ के एक्ट में क्या डेफिनेशन है? देखिए, सज्जादा नशीन दरअसल ही इज़ ए टीचर ऑफ द रिलीजियस डॉक्ट्रिन एंड रूल्स ऑफ लाइफ। समझे नहीं, हर दरगाह शरीफ में एक सज्जादा नशीन ज़रूर होते हैं। समझे नहीं, सज्जादा नशीन ही सज्जादा नशीन को नॉमिनेट करते हैं। वक्फ बोर्ड को कोई इख्तियार नहीं है सज्जादा नशीन को बनाने का। है इट प्योरली इट इज़ ऑफिस ऑफ सज्जादा नशीन इज़ प्योरली ए स्पिरिचुअल ऑफिस। ऑफिस ऑफ मुतवली इज़ ए सेक्युलर ऑफिस। ए सज्जादा नशीन कैन बी अ मुतवली नॉट नेसेसरीली बी अ सज्जादा नशीन। Therefore, anybody can be become a मुतवली, बट जहाँ सज्जादा नशीन वो असकुत मुतवली भी होते हैं। लिहाजा सज्जादा नशीन को ना अपॉइंट करने का इख्तियार है बोर्ड को, ना निकालने का इख्तियार है, ना वक्फ एक्ट के तहत है, ना मोहम्मद अल्लाह के तहत। समझे, मैं एग्जामिनेशन करने के बाद मेरे पास एक मिसाल है, ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह में तकरीबन 100-150 के करीब खादिमीन हैं। तमाम खादिमीन में अक्सर लोग सज्जादे भी लिखते हैं। तो उस सज्जादे में, और एक सज्जादे हैं बंदा नवाज़ गेसू दराज के सज्जादे नशीन हैं जो गुलबर्गा से हैं। इनकी सज्जादगी जो हेरिडिटी है, एक के बाद एक लगातार उनके जो सज्जादे बनते रहे, हेरिडिटी सज्जादे। इस सज्जादे में और गरीब नवाज़ के सज्जादे में जो 150 के करीब हैं, इनमें क्या फ़र्क है? देखिए, वहाँ पर जहाँ तक अजमेर शरीफ का मामला है, वहाँ पर एक हैं दीवान जी और एक हैं सज्जादा नशीन। अब अगर सज्जादा नशीन अपने डिसाइपल्स में, अपने मुरीदैन में वो रूहानी तालीमात देकर उनको जो है खिलाफत दिए हैं, तो जो है उस बुनियाद के ऊपर वो सज्जादा नशीन लिखते हैं। खुदाम खादिमीन जो हैं वो जो है, खादिमीन में भी कुछ लोग जो है सज्जादा वो खिलाफत उनको भी दी गई है सज्जादा नशीन से, तो वो भी जो है सज्जादा नशीन के इख्तियारात रखते हुए जो है अपने आप को सज्जादा नशीन कहते हैं। वो ये मामला उनका आपसी मामला। लेकिन हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह का जहाँ तक मामला है, वहाँ पर तो मैंने देखा है कि वो हेरिडिटरी लाइन चली आ रही है। वहाँ पर अब मौजूदा सज्जादा नशीन डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब क़िबला हैं। अब उनके बाद उनके जानशीन होंगे उनके बड़े फर्जंद जनाब अली बाबा। तो क्योंकि उनकी मसनद नशीनी भी हो चुकी है चंद सालों पहले, और तो ये खिलाफत भी हेरिडिटी सज्जादा इनको माना जाता है। हाँ, क्योंकि और अब डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब क़िबला के वालिद क़िबला सज्जादा नशीन थे, उनसे पहले उनके वालिद, तो ये हेरिडिटी ये तो समझ में आ रही है बात। लेकिन जो गरीब नवाज में 100-150 सज्जादे हैं, इनके वालिद नशीन, इनके वालिदैन भी क्या सज्जादे थे? क्या इनका रिकॉर्ड रहता है? नहीं, वहाँ पर वो हमको वहाँ पर थोड़ा एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, क्योंकि बग़ैर वहाँ के तमाम चीज़ों को जानकारी करे कि एक दरगाह को एक ही सज्जादे होते हैं, समझे। और वो सज्जादा नशीन जो अपने मुरीदैन को इस काबिल समझते हैं कि वो उनके तालीमात को लेकर आगे बढ़ा सकें, तो उनको जो है खिलाफत देते हैं। खिलाफत देने के बाद वो लोग दीगर मुकामात में जाकर जो है अब वो, क्योंकि वो जानशीन भी होते हैं। अगर मान लीजिए मैं एक मुर्शद हूँ और मैं तकरीबन 500 लोगों को खिलाफत दे दिया, तो क्या वो 500 लोग भी सज्जादे कहलाएंगे? नहीं, खिलाफत जिनको दी जाती है वो तालीमात को आम करने के लिए, खानकाही निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए दीगर मुकामात में जाकर, जहाँ साहिब सज्जादा ऑलरेडी हैं, या अगर वो अपने किसी एक अफराद ख़ानदान को नॉमिनेट करते हैं, तो फिर वो जो है वो वहीं पर रहकर काम अंजाम देते हैं, उनको भी खिलाफत दी जाती है। नॉमिनेट सज्जादा नशीन करने का मतलब ये नहीं कि उनको खिलाफत नहीं होती, उनको बाज़ाब्ता खिलाफत दी जाती है, उनके पास भी खिलाफत होती है। लिहाजा वो यहाँ पर काम अंजाम दे, दीगर जो जिनको खिलाफत दी जाती है वो दीगर मुकामात पर जाकर भी, अगर साहिब सज्जादा ये मुनासिब समझें कि नहीं आप तमाम मेरे खलीफा हैं, अब एक ही मुकाम पर रहकर काम अंजाम दीजिए, ये भी मुमकिन है। ये भी बहरहाल ये जो सवाल है ये वक्फ एक्ट के बाहर है। बहरहाल ये सज्जादगान को पूछना ही सही रहेगा। इसमें ये जितनी की वजाहत मैं करना मुनासिब समझ रहा था
सज्जादा लिटरली मीन्स लोगों के अंदर सज्जादा नशीन के ताल्लुक से गलत फहमियाँ बहुत हैं। सज्जादा लिटरली मीन्स कारपेट, इट्स ए होली कारपेट। नशीन मीन्स द पर्सन हु सिट्स ऑन द कारपेट। सो वही लोगों को मुंतखब किया जाता है जो उस काबिल हैं, उस मुकाम पर बैठ सकते हैं। तो हर कोई सज्जादा नशीन नहीं बोल सकता अपने आप को, हम हर किसी को सज्जादा नशीन बना भी नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। महमूद पटेल साहब ने तमाम तर जानकारी दी। हम अगले एपिसोड में वफ़ के रूल्स, ख़ास करके जो लीज़ के रूल्स हैं उस ताल्लुक़ से बात करेंगे। हर हफ्ते हम लोग कोशिश करेंगे कि एडवोकेट महमूद पटेल साहब से मुलाकात करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो सवालात हैं उन तक पहुंचाएं, ताकि आपको घर बैठे सारी जानकारी मिले। और वफ़ के ताल्लुक़ से जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। वफ़ के ताल्लुक़ से बहुत सारे गलतफ़हमियाँ भी हैं। अगर आपके पास जानकारी है तो वफ़ जो है एक ऐसा इदारा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे मिल्लत का भला हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, तरक्की हो सकती है। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।